गुड मॉर्निंग बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, पढ़ाया था आपको धन आवेश और कैरिड आवेश। अब आइए जानते हैं आवेश से संबंधित कुछ और चीज़ें। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? आवेश के बारे में। आवेश बोलते क्या है आप? चार्ज। क्या बोलते हैं बाबू? चार्ज। अब एक बार डिवाइड करवाते हैं आवेश क्या होता है। हमने बताया था कि किसी वस्तु में उपस्थित ऐसा गुणधर्म जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर क्या करती, खींचती है। जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। तो वस्तु के ऐसे गुणधर्म को या वस्तु में उपस्थित ऐसे गुणधर्म को हम बोलते क्या है? आवेश। आवेश खत्म करें। अब यहाँ कहेगा आवेश को हम लोग दिखाते किससे हैं? तो आवेश को दिखाते किससे हैं? क्यों से। आवेश को हम दिखाते किससे हैं? क्यों से। अब हम जानेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। किसका मात्रक बाबू? आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक। तो देखो यहाँ पे हम मात्रक पढ़ेंगे दो पद्धतियों में, एक पढ़ेंगे एसआई पद्धति और एक पढ़ेंगे कौन सी सीजीएस पद्धति। तो पहला आइए जानते हैं कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति कहेगा एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में किसका? आवेश का मात्रक बताओ क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। I यहाँ क्या है? धारा। Q क्या है? आवेश। और T क्या है? समय। तो अगर यहाँ से निकालें हम Q तो बन जाएगा Q बराबर क्या निकल जाएगा? IT निकल जाएगा। बताओ अब हमें निकालना मात्रक किसका है? आवेश का। तो I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और टाइम का मात्रक क्या? समय का मात्रक क्या? सेकंड। क्लियर है? बताओ। तो कहेगा आवेश का मात्रक, तो आवेश का पहला मात्रक का हो गया, आवेश का यहाँ पे पहला मात्रक आपका हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड पहला क्लियर नहीं हुआ। और इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग बोलते क्या हैं? कूलाम। हमने कहा इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग बोलते क्या हैं? कूलाम। और कूलाम को दिखा दे किससे हैं? सी से। कूलाम को दिखा दे किससे हैं? सी से। तो आ जाओ, हमने कहा एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या हुआ? कूलाम। बराबर क्या हुआ? कूलाम। अगर यहाँ बोल दे कि आप परिभाषा दो किसकी? एक कूलाम की। अगर यहाँ बोल दे कि आप परिभाषा किसकी दो? एक कूलाम की। तो बता दिए पहला मात्रा कौन होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड। और दूसरा मात्रा कौन होगा? कूलाम। किस दिखाएंगे? सी से ना। अगर यहाँ कह दे कि आप लोग बताइए किसका? एक कूलाम। एक कूलाम किसे कहेंगे? तो देखो यहाँ पे कोई चालक पदार्थ हो, उस चालक पदार्थ में हम लोग 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक भेजें, 1 सेकंड तक भेजते रहें, मतलब क्या कर रहे हैं? प्रवाहित करें। किसमें? चालक पदार्थ में। तो इसमें जो आवेश होगा वह 1 कूलाम होगा। तो हमने कहा इसमें जो आवेश होगा वो क्या होगा? 1 कूलाम होगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है? चालक पदार्थ है। ये क्या है? चालक पदार्थ है। और उसमें 1 एम्पियर की धारा, इसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इसमें जो आवेश होगा वही क्या होगा? 1 कूलाम होगा। परिभाषा सुन लो। हमने कहा जब किसी चालक पदार्थ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो चालक पदार्थ में बहने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। बताओ कूलाम क्लियर नहीं होगा। तो पहला हमने पढ़ लिया आवेश का मात्रक किस पद्धति में? एसआई पद्धति में ना। कितने मात्रक? दो। एक क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकंड और एक क्या होता है? कूलाम। अब हम पढ़ेंगे आवेश का मात्रक किसमें? सीजीएस पद्धति में। किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। चलिए आइए, हमने कहा किसका मात्रक? आवेश का मात्रक किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में ना। पहला किसमें पढ़े हम? एसआई पद्धति में। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम? सीजीएस पद्धति में। देखो सीजीएस पद्धति में आवेश जो मात्रक होता है वो होता है कौन? स्टेट कूलाम। क्या होता है वो? स्टेट कूलाम। क्लियर है? हमने कहा सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता क्या है? स्टेट कूलाम। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, हमने कहा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक तो यहाँ पे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड, या लिखना फैराडे। चाहे बोलना फैराडे है क्या बोलना फैराडे। क्लियर है? कहेगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे या फैराडे। और फैराडे को
कहेगा 1 फैराडे बराबर कितना होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलाम, 96500 कूलाम। खत्म करें। बताओ सीरीज पद्धति में आवेश मात्रक लोग नहीं होगा। अब बच्चों जो आवेश होता है उसको हम और कई छोटे मात्रों में दिखाते हैं, और जो आवेश होता है उसको हम एक और कई छोटे मात्रकों में दिखा सकते हैं। जैसे बोल दिया कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, तो यहाँ आप बोलेंगे 10⁻⁻6 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलाम। बोल दिया कि 1 नैनो कूलाम बराबर कितना होता है, 1 नैनो कूलाम बराबर कितना होता है, तो क्या बोलेंगे 10⁻⁹ कूलाम, 10⁻⁹ कूलाम। तो बताइए आप लोग को आवेश का पता क्लियर नहीं होगा। चलिए बोलो। हमने कहा आवेश का मात्रक कितनी चीज़ में पढ़े, 2 चीज़ में, एक पढ़े किसमें एसआई पद्धति में, और एक किस में पढ़े सीजीएस पद्धति में। कहेगा एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक बताओ, तो क्या बताना, एम्पियर इंटू सेकंड, क्योंकि होता है I बराबर Q अपान T, तो Q बराबर क्या होगा IT, तो इससे हो गया क्या, एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर किसका हुआ, धारा का, और सेकंड किसका हुआ, समय का। और एम्पियर इंटू सेकंड को ही कहते क्या है हम, कूलाम। कूलाम को दिखाते किससे हैं, C से। कहेगा 1 कूलाम किससे कहेंगे, तो बोलना किसी चालक पदार्थ में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक की जाए, भेजी जाए, तो चालक पदार्थ में बहने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। पहला खत्म करें। अब आ जाओ कौन सा मात्रक पद्धति, सीजीएस मात्रक पद्धति। कहेगा सीजीएस मात्रक पद्धति में आवेश का बताओ क्या मात्रक, तो सीजीएस मात्रक पद्धति में आवेश का मात्रक होता क्या है, स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। और कहेगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है आपका कौन सा, फैराडे। और कहेगा 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है, तो बोल देना 1 फैराडे इक्वल टू 96500 क्या, कूलाम। कहेगा आवेश को अन्य मात्रा में कह दिखाते हैं, जैसे कह दिया कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है, 10⁻⁶ कूलाम। कहेगा 1 नैनो कूलाम बराबर कितना होता है, तो 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलाम। इतना क्लियर नहीं हुआ, बताओ। तो आई थिंक आपको आवेश मात्रा क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश की बीमा। क्या पढ़ेंगे, आवेश की बीमा। चलिए यहीं देख लेते हैं हम। तो बच्चों हमें पढ़ना है आवेश की बीमा। क्या पढ़ना था हमें पढ़ना है आवेश की बीमा। सुनो यहाँ पे, बताओ Q बराबर क्या होता है। Q बराबर अभी पढ़ा दिए हम। Q बराबर होता है आपका क्या, I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है आपका, I इंटू टी। कहेगा I क्या है, धारा, और T क्या है, समय। कहेगा धारा की बीमा क्या होती है, A। धारा की बीमा क्या होती है, A। और T से समय की बीमा क्या होती है, T। समय बीमा क्या होती है, T। तो कहेगा आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, AT। कहेगा यहाँ पे आवेश की बीमा क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, AT। बताओ आवेश की बीमा क्लियर नहीं हुआ। कहेगा आवेश बीमा क्या होती है, तो क्या होती है, AT। निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा, Q बराबर IT। अब I क्या है, धारा का बीमा A, और T क्या है, समय बीमा क्या हो, T। तो क्या हो जाएगा, AT। खत्म करें। बताओ आवेश की बीमा क्लियर नहीं हुआ। तो आप लोग को आवेश की बीमा और आवेश की मात्रा क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाला टॉपिक, उसका नाम का है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या नाम है बाबू, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। चलिए इसे मिटा देते हैं। बच्चों में पढ़ना है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो चलिए पहले इसको आपको हम समझा देते हैं। बच्चों को अगर हम कोई पदार्थ लें, तो ये बताओ पदार्थ का निर्माण होता किससे है, परमाणु से। मान लो ये क्या है, पदार्थ नहीं है। अब कहेगा पदार्थ का निर्माण किससे होगा, परमाणु से। इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, परमाणु होंगे। तो इसके पदार्थ के भीतर क्या रहेंगे, बहुत सारे क्या रहेंगे, परमाणु रहेंगे। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत, बताओ। तो यदि हम कोई क्या पदार्थ लें तो उसमें क्या रहेंगे, बहुत सारे परमाणु। अब किसी भी परमाणु के कितने भाग होते हैं, 2। किसी भी परमाणु के कितने भाग होते हैं, 2। एक होता है क्या, नाभिक। एक क्या होता है, नाभिक। और एक क्या होता है उसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ इसका कक्षाएं। हमने कहा किसी भी नाभिक के कितने भाग, 2। किसी भी परमाणु के कितने भाग, 2। एक होता क्या है, नाभिक। एक क्या होता है बाबू, नाभिक। और एक क्या होता है, कक्षाएं। नाभिक के चारों तरफ स्थित क्या, कक्षाएं। अब यहाँ सुनो, देखो परमाणु के नाभिक में रहता कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
हमने कहा परमाणु के नाभिक में रहता कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षाओं में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। ये आप लोग पढ़े होंगे पहले ही। हमने कहा कि ये क्या हुआ, परमाणु हुआ ना, ये चीज़ क्या हुआ, परमाणु। परमाणु भाग नहीं हुआ, परमाणु में कितने भाग, 2। परमाणु के नाभिक में कौन रहा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब परमाणु कक्षाओं में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, परमाणु कक्षाओं में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो, इतना क्लियर नहीं हुआ। अब सुनो, यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो होता है धनावेशित। जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, धनावेशित। न्यूट्रॉन होता है उदासीन। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है क्या, ऋणात्मक या ऋणावेशित। यहाँ तो कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। अगर आगे सुनो पॉइंट, अगर कोई परमाणु क्या है, उदासीन। अगर कोई परमाणु क्या है, उदासीन, तो उदासीन परमाणु में क्या होता है, उदासीन परमाणु में जितने रहते हैं प्रोटॉन उतने ही क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने रहते हैं धनावेश उतने ही क्या रहते हैं, उतने ही क्या रहेंगे, ऋणावेश। जैसे मान लो हमने कहा ये कोई परमाणु है, ऐसे मानिएगा, समझिएगा, ये कोई क्या है, परमाणु है। अगर ये कहा दिया गया है परमाणु क्या है, उदासीन, ये परमाणु क्या है, उदासीन, तो इस पर क्या जितना क्या रहेगा, धनावेश, उतना ही क्या रहेगा, ऋणावेश। अगर 2 प्लस है तो 2 क्या रहेगा, माइनस। अब बताओ 2 प्लस और 2 क्या, माइनस, तो +2 में से कितना गया, -2, कितना आएगा, 0। और 0 में से क्या होता है, उदासीन। 0 में से क्या होता है, उदासीन। उदासीन मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप बैठे हो, कहीं आप बैठे हैं, उसके बाद कोई आए आपको एक तो खींच मारते, पट दे मारे, आप उसे बैठे रहें, फिर आप रिजेक्ट ना करें तो कहाँ हैं आप, उदासीन। फिर आप बैठे हैं, वो फिर उसका दिमाग खराब हुआ, फिर एक घंटा पट दे मार दिया, पट दे आप कल पे चट दे मार दिया, इस कल पे दिया था, इस कल पट दे दिया, चट दे। फिर आप टोए हुए नहीं, इसको टोए हुए नहीं, क्या करने लगे आप ऐसे बैठे रहे, तो आप कहाँ हैं, उदासीन। आपके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर ये क्लियर ना हो, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप बैठे हो, क्या किए हो, आप बैठे हो और का लग जाए आगी, तो आप चिल्लाओ ना करो, क्या करो, बस इसे बैठे रहो, तो कहाँ हैं आप, उदासीन। उदासीन क्लियर नहीं हुआ, जल्दी बोलो। तो यही बात यहाँ बोल रहा है कि अगर कोई परमाणु है और परमाणु के ऊपर जितना अगर परमाणु के भीतर जितना क्या रहेगा, प्लस, उतना क्या रहेगा, माइनस। अब बता दिए प्लस कौन होता है, प्रोटॉन, और माइनस कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर यदि किसी परमाणु पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बराबर, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या है बराबर, तो वह परमाणु क्या होगा, उदासीन। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब आगे सुनो, देखो परमाणु के नाभिक में जो कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, वह प्रबल नाभिकीय बल द्वारा क्या होता है, बंधा हुआ होता है। दुनिया का सबसे पावरफुल बल कौन होता है, नाभिकीय बल। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक के भीतर प्रबल नाभिकीय बल द्वारा क्या होता है, बंधा हुआ होता है, वह कहीं जाता होता नहीं है। लेकिन जो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वह कक्षाओं में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए एक बार फिर देखते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि किसी पदार्थ का निर्माण किससे होता है, परमाणु से। अगर हम किसी परमाणु को देखें तो परमाणु कितने भाग, 2 भाग, एक होता है क्या, नाभिक, और एक क्या होता है, कक्षाएं। नाभिक के भीतर रहते कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षाओं में कौन गमन करता रहता है, इलेक्ट्रॉन। बोलोगे नाभिक के भीतर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वह प्रबल नाभिकीय बल द्वारा क्या होता है, बंधा हुआ होता है। जबकि जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब आ जाओ आगे बता दो कि प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन, और जो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ऋणावेशित। अब बोलोगे कि जब कोई परमाणु क्या होता है, उदासीन, तो उस पर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर। अब आगे सुनो, पहला पॉइंट क्लियर होगा। पहला पॉइंट हमने क्या बोला, ये ना, परमाणु कितने भाग, 2, नाभिक और कक्षाएं, खत्म। दूसरा पॉइंट बोला ये कि परमाणु क्या होता है, उदासीन। अगर परमाणु रहेगा उदासीन, जितना रहेगा प्रोटॉन उतना क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। सुनो थर्ड पॉइंट, अगर कोई परमाणु है और परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाए बाहर, तो इस परमाणु पर आ जाता है धनावेशित, इस परमाणु पर आ जाएगा क्या, धनावेश। क्लियर है। हमने कहा यदि कोई परमाणु है, यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो उस परमाणु पर धनावेश आ जाता है, अर्थात वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। अब इसका उल्टा सुनो, कोई परमाणु है, कोई और इसके भीतर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, आ जाता है, यहाँ निकल गया था, यहाँ आ गया, तो यह परमाणु क्या होता है, ऋणावेशित।
बताओ तीसरा पॉइंट क्लियर हो नहीं हुआ। तीसरा हमने पॉइंट क्या बोला कि यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है, वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। अर्थात इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होती है? अधिकता। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अधिकता। कमी सॉरी। अर्थात इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होती है? कमी। इलेक्ट्रॉन पहले था ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया? बाहर। इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया? बाहर। तो इससे जो बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन कम होगा कि नहीं होगा? बताओ पहले। और दूसरा पॉइंट बोला यहाँ पे कि यदि कोई परमाणु में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यदि किसी परमाणु में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उस परमाणु पर उत्पन्न होता क्या है? उस परमाणु पर उत्पन्न क्या होता है? ऋणावेश। अर्थात वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। क्लियर है? अब बताओ यहाँ बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है, बाहर से यहाँ इलेक्ट्रॉन आया है, तो इस पर बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अधिकता होगी? अधिकता होगी। तो इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन क्या होती है? अधिकता। इस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन क्या होती है? अधिकता। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि परमाणु में से अगर आवेश को जाना है, किसी परमाणु को जाना है, आना है, तो कौन जा आ सकता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन जा आ सकता है? कौन जा सकता है? इलेक्ट्रॉन। या निकल जाए, आ जाए, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वह नाभिकीय बल द्वारा बंधा होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वह नाभिकीय बल द्वारा क्या होता है? बंधा हुआ होता है। तो परमाणु के बाहर कौन जा सकता है? इलेक्ट्रॉन। या परमाणु के भीतर कौन आ सकता है? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? अर्थात यहाँ पाया गया कि किसी परमाणु को क्या करने के लिए? वैद्युतीकरण करने के लिए, वैद्युतीकरण करने के लिए मतलब आवेशित करने के लिए, आवेशित करने के लिए जिम्मेदार होता कौन है? इलेक्ट्रॉन। जिम्मेदार होता कौन है? इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। अगर आप किसी परमाणु को दे क्या रहे हैं? आवेश। अगर आप किसी परमाणु को दे क्या रहे हैं? आवेश। तो आवेश देने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब आवेश कर उस परमाणु को आवेश करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। क्योंकि बताओ परमाणु के बाहर जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन। और बाहर से अंदर आता कौन है? इलेक्ट्रॉन। कि प्रोटॉन जाता है क्या? नहीं। प्रोटॉन जो है वो जाता है क्या? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वह इसके भीतर प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधा हुआ होता है। लेकिन परमाणु के बाहर जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन। और परमाणु बाहर से अंदर परमाणु के भीतर कौन आता है? इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कोई परमाणु को अगर करना क्या है? आवेशित। किसी परमाणु को अगर करना क्या है? आवेशित। तो कौन जिम्मेदार होगा? इलेक्ट्रॉन। खत्म करें। यही सिद्धांत है यही सिद्धांत है आपका है कौन सा? आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये पूरा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। सुनो फिर से। हमने कहा किसी परमाणु के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक होता है क्या? नाभिक। और एक क्या होता है? कक्षाएं। बोलोगे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रबल नाभिकीय बल द्वारा क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। जबकि कक्षाओं में क्या? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता रहता है। नाभिक चारों तरफ करता रहता है, घूमता रहता है। बोलोगे यहाँ प्रोटॉन होता क्या है? धनावेशित। जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। और जबकि जो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? ऋणावेशित। इतना क्लियर नहीं हुआ। अब आगे बोले कि उदासीन परमाणु में यदि कोई परमाणु क्या होता है? उदासीन। यदि कोई परमाणु होता क्या है? उदासीन। तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है बराबर। उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब बोला गया है, अब यहीं से स्टार्ट किसका हो गया? चाहे बोलना पूरा डिटेल में लिखना पड़, अगर आपको डिटेल में लिखना है तो लिख दीजिएगा। नहीं तो अगर कह दे कि बताओ आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो बोलना यहाँ से थर्ड पॉइंट कि आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार यदि किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। अर्थात उस परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। उस परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन क्या होती है? कमी। जबकि यदि किसी परमाणु के भीतर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बाहर से परमाणु के भीतर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वह परमाणु क्या होता है? ऋणावेशित। वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की होती क्या है? अधिकता। उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की होती क्या है? अधिकता। अतः किसी परमाणु को वैद्युतीकरण करने के लिए या आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। ना कि प्रोटॉन। यही सिद्धांत किसका है? आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। खत्म करें तो आई थिंक आप लोग को आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझ में आया होगा। अब आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से हमें समझ में क्या आया कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर अगर कोई जा रहा है, परमाणु के बाहर अगर कोई आवेश जा रहा है, या परमाणु के भीतर बाहर से कोई आवेश आ रहा है, तो जा और आ को रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई आवेश। परमाणु के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, परमाणु के बाहर कोई आवेश जा रहा है, और परमाणु के भीतर कोई आवेश बाहर से आ रहा है, तो वह आवेश कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। क्योंकि बता चुके हैं प्रोटॉन
जो क्या होता है प्रोटॉन होता है या प्लस होता है, वह कहाँ प्रबल नाभिक की बगल में क्या होता है बंधा हुआ होता है। लेकिन जो कौन होता है माइनस, वो होता है क्या इलेक्ट्रॉन, वह क्या करता रहता है कक्षाओं में स्वतंत्र रूप से नाभिक के चारों तरफ करता घूमता रहता है। ये क्लियर हो कि नहीं बताओ। तो बताइए आप लोग आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्लियर हो कि नहीं हुआ। आई थिंक आप लोग को ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया हो तो उसमें लिख दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। उसमें क्या लिखना है आपको, क्रिस्टल क्लियर, कि सर ये टॉपिक क्या हो गया हमें क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए ऐसे पढ़ते रहिए और इस लेक्चर में जो चीज़ आपको समझ में ना आया हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में होगा बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हम अगली वीडियो आपको भेजें तो वो आपके पास चली जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को आप लोग सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।